नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम एक बार फिर लाया है जानकारियों का पिटारा। किसान भाइयों, कभी कभी हमारे पशुधन को आंतरिक रोग और बाह्य रोग दोनों ही बहुत अधिक ग्रसित कर लेते हैं, जिससे कि कभी कभी उनकी जान भी चली जाती है। इसीलिए समय रहते इनकी रोकथाम करना बहुत आवश्यक हो जाता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन उसके पहले देखते हैं खबरें खेती और मंडी भाव। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं कृषि की खास खबरों पर। 123 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलें, चारा विकास समिति गठित होगी। सोयाबीन को पत्ती धब्बा बीमारी से बचाएं, उड़द को फली बीटल कीट से बचाएं, तिल की फली छेदक कीट से सुरक्षा। प्रदेश में इस साल भरपूर बारिश होने के कारण किसानों द्वारा 123 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई की गई है। अभी तक खरीफ फसलों की स्थिति अत्यधिक अच्छी है। अत्यधिक बारिश से कुछ क्षेत्रों की फसलों को छोड़कर शेष फसलें बढ़िया स्थिति में हैं। धान की फसल इस साल सबसे अच्छी है। मध्य प्रदेश में इस साल दलहनी फसलों का रकबा बढ़ा है। 20,39,000 हेक्टेयर में दलहनी फसलों की बुआई की गई है। इसमें सबसे अधिक 11 लाख हेक्टेयर में उड़द बोया गया है। अरहर की बुआई 6,82,000 हेक्टेयर में हुई है। मूंग 2 लाख हेक्टेयर में किसानों ने बोया है। सबसे अधिक 53 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन एवं 21 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई की गई है। मक्का की बुआई 12,59,000 हेक्टेयर में की गई है। ज्वार 2 लाख एवं बाजरा 2,31,000 हेक्टेयर में बोया गया है। कोदो एवं कुटकी की बुआई 1,18,000 हेक्टेयर में की गई है। प्रदेश में मूंगफली 2,20,000 हेक्टेयर एवं तिल 3 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। कपास की बुआई 6 लाख हेक्टेयर में हुई है। केंद्र सरकार ने देश में पशुओं के चारे के विकास से संबंधित दिक्कतें हल करने के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति गठन करने का फैसला किया है। इस संबंध में फैसला पशुपालन सचिव देवेंद्र चौधरी द्वारा की गई एक समीक्षा बैठक में लिया गया एवं सरकारी बयान में कहा गया है कि सरकार ने एक राष्ट्रीय संचालन समिति गठित करने का फैसला किया है। बैठक में उपलब्ध संसाधनों के भीतर पोषक पशु चारों का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। सोयाबीन की फसल पर पत्ती धब्बा नामक बीमारी आने की संभावना है। इसके लक्षण दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर अथवा डाइथेन M45 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर का 500 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। सोयाबीन की फसल में पीला मोज़ेक बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। अधिक वर्षा होने एवं खेत में अधिक समय तक पानी जमा होने के कारण सोयाबीन के खेतों में गर्दनी सड़न का प्रकोप होता है। किसान भाइयों को सलाह है कि खेतों से अतिरिक्त पानी के निकासी की व्यवस्था करें। कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से पौधों की जड़ों के पास नोजल रहित स्प्रेयर की सहायता से ड्रेचिंग करें। फली बीटल कीट भूरा व काला होता है, जो उड़द की पत्तियों को कुतर कर गोल छिद्र बनाता है, जिससे पत्तियां छलनी जैसी हो जाती हैं। इसके नियंत्रण हेतु क्विनालफॉस 1.5% या क्लोरोपाइरीफॉस 2% डस्ट 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 15 दिन के अंतर से 2 बार खेत में भुरकाव करना चाहिए। तिल में मुख्यतः पत्ती व फली छेदक कीड़ों का प्रकोप जुलाई से अक्टूबर तक होता है। इसकी सूंडी पत्तियों, फूल व फलियों को हानि पहुंचाती हैं तथा कीट की लटें जाला बनाती हैं, जिससे पौधों के कोमल बढ़ने वाले भाग व पत्तियां आपस में जुड़ जाती हैं और बढ़वार रुक जाती है। इसके नियंत्रण हेतु क्विनालफॉस 25 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फूल व फली आते समय छिड़काव करें तथा आवश्यकता पड़ने पर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव दोहरावें। तिल में दूसरा छिड़काव नीम तेल 10 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर करना लाभप्रद पाया गया है। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज प्रदेश की मंडियों में अनाजों के भाव इस प्रकार हैं। सबसे पहले जान लेते हैं अरहर के प्रति क्विंटल भाव। बरेली में अरहर का न्यूनतम भाव 5,300 रुपए और अधिकतम भाव भी 5,300 रुपए रहा। उदयपुरा में न्यूनतम भाव 4,500 रुपए और अधिकतम भाव 5,000 रुपए रहा। जबलपुर में न्यूनतम भाव 4,650 रुपए और अधिकतम भाव 5,001 रुपए रहा।
गोरखपुर में न्यूनतम भाव 4,900 रुपए और अधिकतम भाव 5,700 रुपए रहा। और अब जान लेते हैं मसूर के प्रति क्विंटल भाव। सागर में मसूर का न्यूनतम भाव 4,575 रुपए और अधिकतम भाव 4,860 रुपए रहा। नीमच में न्यूनतम भाव 3,900 रुपए और अधिकतम भाव 5,111 रुपए रहा। काला पीपल में न्यूनतम भाव 4,500 रुपए और अधिकतम भाव 5,200 रुपए रहा। गंजवा सौदा में न्यूनतम भाव 3,801 रुपए और अधिकतम भाव 4,800 रुपए रहा। और अंत में जान लेते हैं सोयाबीन के प्रति क्विंटल भाव। छिंदवाड़ा में न्यूनतम भाव 2,625 रुपए और अधिकतम भाव 3,236 रुपए रहा। इटारसी में न्यूनतम भाव 2,700 रुपए और अधिकतम भाव 3,206 रुपए रहा। मंदसौर में न्यूनतम भाव 3,001 रुपए और अधिकतम भाव 3,337 रुपए रहा। बुरहानपुर में न्यूनतम भाव 2,600 रुपए और अधिकतम भाव 3,070 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:20 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। खबरें खेती और मंडी भाव के बाद अब समय हो गया है उस विषय का जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ किसान भाइयों, हमारे पशुधन को आंतरिक रोग और बाह्य रोगों से किस प्रकार बचाया जाए, आज इसी विषय पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर SR पटेल से। जो बरसात का समय है, चूँकि इस समय कीचड़ होती है, गंदगी होती है और पैर या पूंछ या शरीर का कोई भी भाग जो है वो गोबर उसमें लग जाता है और अगर पशु उस गोबर को चाट लेता है और यदि उस गोबर में कृमि के जो अंडे हैं वो उपलब्ध हैं तो निश्चित रूप से वो कृमि बनकर शरीर में पैदा होते हैं और वो जो पोषक तत्व हैं उनको वो ग्रहण करते हैं, जिससे कि जो पशु है उसको वो पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो पाते और इसका सीधा प्रभाव जो है उसके शरीर पर, जो सेहत पर, उस पर पड़ता है। चूँकि ये हमने देखा है कि जो मादा पशु हैं और जो मादा जो बत्स हैं भैंस के, उनमें ये समस्या ज़्यादा मिलती है। देखा यह जाता है कि लोग जो हैं, पशुपालक जो हैं, वो अपने जो मादा पशु से अगर कहीं मादा पाड़ी हुई है तो उसको ज़्यादा दूध पिलाते हैं बनस्पत जो पाड़े की है। इसी तरह जो अब देखने में आ रहा है, चूँकि बैलों का उपयोग कम हो गया है, लोग अपने बत्स को साँड़ नहीं बनाते हैं, ना ही उनमें ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं, तो जो बछियों का है, बछियों को भी ज़्यादा दूध पिलाया जाता है और ऐसा वो लोग मानते हैं कि दूध पिलाने से ही कृमि होते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर कहीं उसने गोबर के साथ ऐसा कोई भी गंदी चीज़ चाटी है, चाहे वो दूध पीते समय अगर थन पे कोई गंदगी लगी है और उसमें कृमि के अंडे हैं और अगर वो पेट में जाते हैं तो निश्चित रूप से वो कृमि बनेंगे। अब होता यह है कि जिन बत्स हैं हम उनको दूध ज़्यादा देते हैं तो उनके कृमि में जो है बढ़ोतरी ज़्यादा होती है और वो कभी कभी शरीर के बाहर आ जाते हैं। तो लोग ये सोचने लगते हैं
कि हमने दूध पिलाया इसलिए ये कृमि पैदा हो गए। ऐसा कभी नहीं होता है। जब तक बीज नहीं होगा, जैसा आप जानते हैं ज़मीन में तो कोई फल या पौधा नहीं उगेगा। इसी तरह जब तक अंडा नहीं होगा, जब तक कोई वत्स पैदा नहीं होता है। तो ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी वत्स जो है 15 दिन का अगर हो जाता है तो हम उसमें ये न सोचें कि इसमें जब कृमि निकलेंगे तभी माना जाएगा कि उसको कृमि है। तो पहले से ही 15 दिन की अगर उसकी उम्र होती है तो उसको कृमिनाशक दवा देना जरूरी हो जाता है। तो उसको अगर कहीं 15 दिन में, फिर हर माह और फिर हर 3 महीने में 2 वर्ष तक अगर कहीं आप कृमिनाशक दवाई देते रहेंगे तो निश्चित रूप से उस पशु पर जो कृमि से होने वाला विपरीत असर है वो कभी नहीं पड़ेगा और पशु में जो आप खाद्य पदार्थ दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, उसका पूरा उपयोग होता रहेगा। इसके साथ साथ जो वयस्क पशु हैं उनमें साल भर में तो कृमियों का प्रकोप नहीं देखा जाता है, लेकिन जब बरसात शुरू होती है या जब तापमान गर्मियों में उमस होती है 25 से 30 डिग्री तक होता है तो उस समय पेट में कृमि पनपने की संभावना होती है। इसके साथ ही जो नाले किनारे वाले जो मैदान हैं उसमें पशु अगर पालन किया जाता है तो उसमें लीवर फ्लूक होने की भी संभावना होती है। इसलिए जो जुलाई के महीने की शुरुआत है या अगस्त में एक बार उनको कृमिनाशक दवाई ज़रूर दे दें, जिससे कि कृमियों से होने वाला जो विपरीत असर है या कृमि जो भोजन ग्रहण कर लेते हैं वो नहीं हो पाएगा। इसी तरह एक समस्या जो आम रूप से देखी जाती है, जो बाह्य परजीवी होते हैं जिनको हम टिक्स बोलते हैं अंग्रेजी में, और जो लोकल भाषा में उसको कोई गोंचड़ी बोलता है, कोई किलौनी बोलता है, कोई चिचोड़ी बोलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है और सीधा सीधा इसका प्रभाव पशु के स्वास्थ्य पर पड़ता है, क्योंकि इनका काम है सीधा खून चूसना। और हम जानते हैं कि बना बनाया अगर खून कोई चूस लेगा या उसको कम करेगा तो सेहत पर और उत्पादन पर भी पशु के विपरीत असर पड़ेगा। तो ये जो समस्या है इसका निदान एक बहुत भारी समस्या है और जो इसका लाइफ साइकिल है वो देखा जाता है कि पशु के ऊपर ये जब बच्चे होते हैं अंडे के बाद वो सूंघ कर चढ़ जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये कभी भी शरीर के ऊपर बच्चे पैदा नहीं करते हैं। ये जो मादा वो होती है जो परजीवी टिक्स जो होती है वो शरीर के ऊपर गाभिन होती है और नीचे गिरने के बाद 3000 अंडे तक देती है। और ये अंडों से जो निम्फ है वो निकलते हैं, वो तलाश में रहते हैं कि उनके नज़दीक में कहीं कोई पशु आए और उसको सूंघने के पश्चात वो उसके शरीर पर चढ़ जाती और फिर उसका जो आगे का लाइफ साइकिल है वो बढ़ता है। और एक दिन में ही आपने देखा होगा कि सवेरे आपको गोंचड़ी छोटी सी दिखती है और शाम तक वो फूल के काफ़ी बड़ी हो जाती है और एक गोंचड़ी कम से कम वो 1/4 ग्राम मिलीलीटर है वो दूध पी जाती है। अगर कहीं इनकी संख्या अधिक होगी तो आप हिसाब लगा लीजिए कि कितना बना बनाया खून ये गोंचड़ी वो कर जाती हैं। तो पहले इनके लिए दवाइयाँ उपलब्ध होती थी, कोई पाउडर आते थे वो लगा देने से मर जाती थी, कोई घोल आते थे उनको पानी में घोल के लगा। लेकिन चूंकि इनमें जैसा कि हम जानते हैं कि मलेरिया के मच्छर में भी प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ गई है और डीडीटी से और सामान्य जो दवाइयाँ हैं उनसे नहीं मरते। तो इसमें आइवरमेक्टिन इंजेक्शन आजकल सफल देखा गया है और आइवरमेक्टिन इंजेक्शन अगर कहीं लग जाता है तो उसमें जो है जो गोंचड़ी हैं वो मर भी जाती हैं और गिर भी जाती हैं। लेकिन उसका भी समय अब पहले 6 महीने तक असर करता था, अब वो सने सने चूँकि उसमें वही प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ते जा रही है और धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होता जा रहा है। तो आप देखते रहें और जब थोड़ी सी भी 1-2 गोंचड़ी भी आपको दिखती हैं तो आप ज़रूर पशु चिकित्सक से संपर्क कर ये इंजेक्शन लगवा दें। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं।
डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं, कैसे उठाएं इनका लाभ, जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। वर्षों की मेहनत और लगन के बाद एक कृषक बड़ी मेहनत से एक मुकाम हासिल करता है और जब वह इस मुकाम को हासिल कर लेता है उस कृषक को कहते हैं सफल किसान। ऐसे ही कुछ किसान हैं जिन्होंने बड़ी ही मेहनत से सफलता हासिल की है और इस सफलता के पीछे की कैसी कहानी है, आइए सुनते हैं उन्हीं की कहानी उनकी जुबानी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जिला नरसिंहपुर के गांव बटीसरा में हैं और यहां पर एक उन्नत किसान है, उनसे मिलते हैं। आपका परिचय? संजय सिंह कौरव। नमस्कार। सिंह साहब, आप ये बताएं कि हम देख रहे हैं ये सोयाबीन की बहुत बढ़िया फसल है, तो किस ढंग से आप खेती करते हैं? सीडल की बोनी है, सीडल से बोया हुआ है। उसके बाद ट्रीटमेंट में थोड़ा सा खाद डाला है, कंपोस्ट केंचुए वाला। 2 बार जुताई की है, उसके बाद बोनी की है सीडल से, और कंपोस्ट खाद करीब 3 ट्राली एकड़ हमने डाला है। इसमें रासायनिक बिल्कुल नहीं है। और बोनी की है सर, निंदाई हुई है, इसमें दवाई कोई नहीं डाली, निंदाई हुई है हाथ से। कौन सी प्रजाति का है सोयाबीन है, कितने दिन की ये फसल हो गई है? सर ये प्रजाति है 90-92। देख रहे हैं काफ़ी बड़ा फार्म है, गन्ना भी यहाँ दिख रहा है। तो कितने एकड़ आपके पास ज़मीन है और इस समय मतलब खरीफ के मौसम में कौन कौन सी आपने फसल बोई है? खरीफ के मौसम में सर गन्ना है, सोयाबीन है और धान है। करीब 15 एकड़ ज़मीन है हमारी। सोयाबीन 10 एकड़ में। बरसात का मौसम है, तो आपके क्षेत्र में बरसात कैसी हुई है, ख़ासतौर से आपके गांव में? बरसात सर सामान्य से ठीक है, और अभी बाकी और है पानी अब जितना गिरता है, वैसे अभी ठीक है फिलहाल में। फिलहाल की स्थिति में बरसात ठीक है। इसके बाद आप सोयाबीन की फसल में क्या काम करेंगे, अर्थात रासायनिक दवा का भी छिड़काव करेंगे या नहीं करेंगे? सर अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, महसूस की जाती है, तो रासायनिक दवाई का प्रयोग तो आखिरी में करेंगे, लेकिन अभी एक बार जैविक और डाल के देखेंगे। अच्छा। जी, उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर रसायन के ऊपर जाएंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ गन्ना की फसल भी है, तो गन्ना के बारे में बताएं कि गन्ना की क्या स्थिति है अभी? गन्ना की स्थिति में सर इस समय परजीवी है नहीं है। पायरेला बहुत जम के अटैक किया है, जो आप देख रहे हैं पूरे में पीले पीला हो रहा है। तो इसके लिए अभी परजीवी की राह देख रहे थे, वो नहीं होता है तो थाईमेट डाल रहे हैं कि थाईमेट में 4-8 जो कंट्रोल करती है थोड़ी बहुत धूम रखे। अब उससे देखते हैं क्या होता है। अभी आपने वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग किया है, तो इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलती? क्या कृषि विभाग के अधिकारी आते हैं या केवी है पास में कोई? कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क होता रहता है, उन्हीं से सलाह लेते हैं, उचित जो मार्गदर्शन रहता है वो करते रहते हैं सर। ये मतलब 90 दिन में इसकी कटाई हो जाएगी पूरी? अब वर्षा के ऊपर डिपेंड है कि 90 दिन तो बोलते हैं अपन, जैसे बरसात बढ़ती है तो 2-4-5 दिन आगे पीछे हो सकता है। हमने देखा धान भी है आपके पास, तो धान की क्या स्थिति है? धान ठीक है सर, लगोदा लगाई है हमने थोड़ी सी घरेलू उपयोग के लिए। अभी फिलहाल की स्थिति में ठीक है, संतोषप्रद है। अब आगे जैसी बरसात होगी जैसी देखा जाएगा। धान किस पद्धति से आप लगाते हैं? भले ही थोड़ी लगाएं, पर उसका उत्पादन तो लेते हैं आप। धान सर पहले खेत को तैयार करते हैं। कैसे? पानी भर के भील कैसे मचाते हैं ट्रैक्टर से, उसके बाद हैंड टू हैंड लगाते हैं आदमियों के साथ। तो 1 एकड़ में वही 30-35 बोरे धान निकल आती है।
आपके पास आपके घर में कौन कौन से उन्नत कृषि यंत्र हैं? कृषि यंत्रों में तो ट्रैक्टर भी है, कृषि थ्रेसर भी है, सीड ड्रिल भी है, कल्टीवेटर में मतलब लगभग सारे ही यंत्र उपलब्ध हैं। तो वो कृषि यंत्र के पहले आप खेती बाड़ी कैसे करते थे? जब ये नहीं थे तो क्या फ़र्क आया इससे? इससे काम जल्दी होता है, अच्छा काम होता है, लेबर कम लगता है और सुविधा अच्छी है। गन्ना का क्या आप उपयोग करते हैं? गन्ने का सर गुड़ बनाते हैं उपयोग में। तो जब फसल पक जाती है तो उसके बाद गुड़ है, और गुड़ अगर नहीं बनता है तो शुगर मिल में ही बेचते हैं। जब गुड़ की बात चली तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि आपके पास कितने एकड़ जगह में गन्ना है, वो ठीक तरह से अगर उसका गुड़ बन गया तो लगभग कितने का आप बेच देंगे? सर गन्ना तो हमारे पास 7 एकड़ में है, लेकिन अब बेचने की जो बात चली, अब अंदाजन अब शुगर मिल का क्या रेट खुलता है, गुड़ का मार्केट क्या होता है, लगभग उस पर जाना तो अभी। फिर भी आप पहले भी आप बेचते आए हैं कि कितने का गन्ना बेच देते हैं, कितना उत्पादन हो जाता है? 1 एकड़ में गन्ने का उत्पादन 300 से 350 400 कुंटल तक जाता है। अब गन्ना पिछले साल में 180 से 200 रुपया कुंटल बिका है, उस एवरेज से जो हो जाता है। अच्छा, मतलब संपन्नता है, अगर किसान कम ज़मीन में अधिक उत्पादन ले, बहुत सारी फसल ले तो अधिक पैदावार किसान ले सकता है। क्या आप अंतर्वर्ती खेती भी करते हैं? जी हाँ, हम अंतर्वर्ती भी खेती करते हैं। गन्ने में प्याज भी लगा देते हैं, आलू भी देखते हैं, और सोयाबीन मगर सिंगल रहता है इसमें, तो खैर दोबारा कोई बोते ही नहीं है। तो अभी आपने सोयाबीन की जब बात की तो इस 5 कुंटल आपने सोयाबीन बोया है, इसमें आपको क्या अनुमान है अगर इस ढंग से सही ढंग से आया तो? अगर सही ढंग से सर सोयाबीन आता है तो अपन लगभग 8 का एवरेज तो मानते हैं 1 एकड़ पे कि 8 का निकलेगा। अब उसमें बहुत से खर्चे भी हैं, अब मौसम साथ अगर देता है तो निकलेगा, अगर नहीं दे रहा है तो फिर तो कोई बात नहीं। लगभग 80-100 कुंटल हो सकता है। तो आपने खर्चे की बात की तो टोटल खर्चा पर एकड़ कितना आ जाता होगा, एक लगभग बताएं। लगभग सर 1 एकड़ में 5,000 का खर्चा तो आ जाता है, खाद से लेके तैयारी से लेके आखिरी तक, कटाई गहाई तक 5,000 के ऊपर खर्चा आ जाता है। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे, ये आप जैसे ही उन्नत किसान हैं, जो मेहनतकश किसान हैं, बातें कम काम ज़्यादा करते हैं। हमें उम्मीद है कि इनसे आप शिक्षा ग्रहण कर अपने खेतों में भी ऐसी पैदावार लेंगे। नमस्कार। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा 1। खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक। फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये अंक भी आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत आवश्यक हैं, इसीलिए आप हमें पत्र अवश्य लिखें। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र शामला हिल्स भोपाल, पिन 462013। इसके अलावा अब आप हमें
मेल भी कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा मेल आईडी लीजिए कृषि दर्शन भोपाल mp@gmail.com। तो किसान भाइयों, अगले अंक में कुछ और जानकारियों के साथ और रबी फसलों की तैयारियों के साथ हम एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।